नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरी YouTube चैनल नई सीख नई राह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लक्ष्मी अंदाज कहानी पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं यशपाल। इस कहानी में लेखक ने दिखावटी जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। लेखक ने बताया है कि लोग किस तरह से अपनी वास्तविकता से बेखबर दिखावा ही दिखावा करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने नई कहानी के लेखकों पर भी व्यंग्य किया है जो बिना विचार, बिना पात्र और बिना घटना के ही कहानी लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जीवन परिचय और उसके बाद पढ़ेंगे पाठ। मैंने इस कहानी को कक्षा में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ कि आपको भी यह कहानी पसंद आएगी। चलिए पढ़ते हैं। तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था। किस लिए लिखा है लखनवी अंदाज? कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। आज के जीवन में आप हर समय देखते हो, है ना, दिखावा करते हैं। आपको भी पता होता है कि वो दिखावा कर रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या है, चुप रहते हो, मुस्कुरा देते हो, उसके लिए कुछ कहते नहीं हो, बस उसकी सुन लेते हो। पता उसको भी है मैं दिखावा कर रहा हूं, और पता अगले को भी अभी ये दिखावा कर रहा है, लेकिन फिर भी दिखावा करना है। तो लखनवी अंदाज मुफसिल का अर्थ है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। तो मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। सेकंड क्लास का अगर टिकट लेना है तो उसके लिए दाम अधिक देना पड़ता है, लेकिन लेखक है वो सेकंड क्लास का टिकट ही लेता है। क्यों लेता है, इसका कारण आगे बताया है कि भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक ने अनुमान लगाया कि सेकंड क्लास का मैंने टिकट लिया है और जिस डब्बे में मैं चढ़ रहा हूं शायद वो खाली है। तो लेखक उसमें क्यों चढ़ता है और वो जो अनुमान लगाता है, वो जो अनुमान लगाता है, लेखक क्या अनुमान लगा रहा है कि उसने क्या अनुमान लगाया कि डिब्बा है वो खाली होगा। अब आगे क्या लेखक कहता है कि अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, बिल्कुल, यानी निर्जन का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई मनुष्य ना हो। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब क्या है, वो भी क्या है, अकेला ही बैठा था। उसे लग रहा था कि मैं अकेला सफर करूंगा, लेकिन जैसे ही लेखक चढ़ा तो उसका जो पहले बैठा था एकदम उसकी आंखों में भी या उसको भी लगा कि मेरे विघ्न पैदा हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि उसने भी अकेले सफर करने का सोचा होगा। सोचा हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में भी हो सकता है कि उनको असुविधा क्यों हुई होगी कि हो सकता है कि वो ये सोचे कि मैं भी कहानी के, लेखक एक तो अनुमान ये लगाता है कि ये भी कहानी के बारे में सोच रहे होंगे कि मैं अकेले बैठकर कहानी लिखूंगा। जैसे लेखक ने कहा है कि भीड़ से बचकर कहानी के विषय में सोच सकने के लिए और बाहर से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए मैंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। ठीक हो सकता है कि ये भी कोई कहानी लिखना चाहता हो, या फिर हो सकता है कि इसको असुविधा या विघ्न ऐसे असंतोष इसीलिए होगा क्योंकि उसके पास क्या था, खीरा था। कि हो सकता है कि जो लेखक है वो ये सोचेगा मेरे बारे में कि ये तो खीरे जैसे अपदार्थ है, जो मामूली चीज है, उसका शौक रखता है।
तो नवाब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी कोई आदाब अर्ज, कोई नमस्कार नहीं किया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्म सम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे, ये आगे है, ठाली बैठे कल्पना करने की पुरानी आदत है। किसकी? लेखक की। अब लेखक अनुमान करने लगा कि नवाब साहब को असुविधा या संकोच क्यों हुआ मेरे आने पर। तो लेखक क्या अनुमान लगाता है कि नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। तो नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत यानी के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से का मतलब क्या होता है? तिरछी नजरों से देखना। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओ, एकदम से फिर बोले नवाब साहब, पहले चुप रहे फिर एकदम बोलते हैं ओ। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज। जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले तो नवाब साहब ने कोई आदाब अर्ज किया नहीं, संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन बाद में अगले ही पल उनका भाव परिवर्तन हो गया और वो क्या कहते हैं कि खीरे का शौक फरमाइए। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया की बला शौक फरमाए, यानी आप ही शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। पहले खीरों के नीचे रखा हुआ था, फिर उसको झाड़ करके सामने बिछा लेते हैं। के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोंद कर झाग निकाला। अंदर से जो बीज झाग से होते हैं वो निकाल दिए। फिर खीरों को बहुत एहतियात यानी सावधानी के साथ छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले, कहाँ खीरा बेचते हैं? लखनऊ स्टेशन पर। करीने से मतलब आराम से, सही तरीके से, उनको सही तरीके से रख रहे थे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। कौन जानते हैं? जो बेचने वाले हैं वो जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, साथ में क्या देते हैं जब बेचते हैं खीरा, तो ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। जीरा मिला नमक डाल दिया और लाल मिर्च की सुर्खी उस पर डाल दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा, यानी उस समय जो काट रहे थे, फिर नमक छिड़क रहे थे, जीरा छिड़क रहे थे, तो उनका क्या भाव उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। भाव भंगिमा और जबड़ों के संपूर्ण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, यानी उनके मुंह में पानी आ रहा था। हाँ, तो ये आपके मुंह में आ रहा है ना, अब एकदम मन कर रहा है कि जैसे खीरा होना चाहिए और उसको खा ले, है ना। तो मन करता है कि अब हमारे सामने खीरा और हम खा लें। तो ये एक लेखक का तरीका है लिखने का। देखो कितना अच्छा लिखा है कि हमारे भी भीतर वो खीरा और जीरा मिला नमक और वो चीज सामने आ रही है ना, मन मस्तिष्क में कहीं आ रही है ना वो। ये लेखक का एक तरीका है पढ़ाने का या लिखने का। इसी को कहते हैं कि ऐसा शब्द चित्तर
पाठक के सामने प्रस्तुत कर देना कि उसको लगे कि साक्षात वो चीज मेरे सामने है। हम कनखियों से यानी तिरछी नजरों से देखकर सोच रहे थे मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों को नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यानी जो हमारी सच में जो असलियत होती है, जब हमारा ध्यान किसी और तरफ होता है तो हमारी असलियत अपने आप सामने आ जाती है। दिखावा कितनी देर तक करेंगे, है ना। तो नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। पनियाती का अर्थ क्या है? रसीली। लेकिन इनकार कर चुके थे। अब लेखक ने भी क्या इनकार कर दिया था? मन तो कर रहा था खाने का, लेकिन इनकार कर दिया था। आत्म सम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमजोर है, की भला शौक फरमाए। मैदा यानी अमस्य। नवाब साहब ने शायद तृष्णा आंखों से नमक मिर्च के स्योंग से चमकती खीरे की फांकों को देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ श्वास लिया, एक लंबा सांस लिया खिड़की की तरफ ऐसे। खीरे की एक फांक उठा करके उठाया, उसको होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, और जैसे ही अपने सूंघते हैं तो आंखें क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी तरीका रईसों का, कि हम खाते नहीं, बस सूंघ कर इस स्वाद भी ले लेते हैं और अपना पेट भी भर लेते हैं। अब ये देखो, ये दिखावटी है कि नहीं? अगर वो अकेला सफर कर रहा होता तो शायद वो उन खीरों को खाता, लेकिन अब वो उस लेखक के सामने क्या कर रहा था? दिखावा कर रहा था। नवाब साहब खीरे की तैयारी इस्तेमाल से थककर लेट गए। तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यानी सम्मान में सिर देना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब। तहजीब यानी शिष्टता, नफासत यानी स्वच्छता, नजाकत यानी कोमलता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस, एवस्ट्रिक तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? क्या इस पेट की तृप्ति हो सकती है क्या ऐसे करने से? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। शकील यानी जो पचने में कठिन हो थोड़ा। ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान रूपी नेत्र जो है वो खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो क्या बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बना सकती? तो यहाँ पर लेखक क्या करता है? यहाँ पर लेखक नई कहानी का जो लेखक है उन पर व्यंग्य करता है कि वो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी पात्र के, बिना किसी विचार के, बिना किसी घटना के ही कहानी लिख देते हैं। कहानी के लिए पात्र होना जरूरी है। अब जैसे लेखक ने लिखा है लखनवी अंदाज, तो उसमें एक पात्र तो है